नमस्कार दोस्तों, मैं निनाद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक्स मिशन फाइनेंशियल लिटरेसी में। दोस्तों, ये हफ्ता गणपति बाप्पा का है और ये इस हफ्ते में जो गणपति बाप्पा का कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं आप सभी को गणपति बाप्पा के चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं। गणपति बाप्पा के इस 10 दिनों के आगमन पर अपनी खुशी और आप सभी लोगों की शुभकामनाएं और आपके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। दोस्तों, गणपति बाप्पा ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। खास करके जो गणपति बाप्पा के बारे में बोला जाता है कि वो ज्ञान के देवता है, विद्या के देवता है, गणों के देवता है। तो दोस्तों, मेरे को जो गणपति बाप्पा ने सिखाया है या जो मैंने सीखा है गणपति बाप्पा को देख करके, वो 4 चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे आपको बहुत छोटे में बताऊंगा। क्योंकि आज का एपिसोड चालू करने में पिछला आगे का बताने से पहले गणपति बाप्पा का नाम लेना जरूरी है और वो सबसे पहले पूजने वाले गणेश है। इसीलिए अपन पहले गणपति बाप्पा की बात कर रहे हैं। तो गणपति बाप्पा में जो सबसे अच्छी चीज़ पहली लगती है मुझे, वो ये है कि गणपति बाप्पा का बड़ा चौड़ा मस्तक। मस्तक यानी ज्ञान, और गणपति बाप्पा का चौड़ा ज्ञान हमें ये बताता है कि हमें सदैव ज्ञान के लिए तत्पर रहना चाहिए। कोई भी ज्ञान अगर हमारे को मिलता है तो उसको लेने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। गणपति बाप्पा की जो दूसरी चीज़ मुझे और ज़्यादा प्रभावित करती है, उनके शार्प नोकीली आंखें। अगर आपने गौर से देखा होगा तो गणपति बाप्पा की आंखों को हमेशा शार्प नोकीला और इस प्रकार से दिखाया जाता है कि वो किसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड है। कहने का मतलब गणपति बाप्पा से जो दूसरी चीज़ सीखने लायक की मुझे लगती है वो ये है कि हमें जो हमारा लक्ष्य है, गोल है, या हमने जिस प्रकार को कोई भी चीज़ को अगर अपने जीवन में निर्धारित किया है तो उसके प्रति हमने पूरी तरीके से समर्पित और फोकस्ड रहना चाहिए। तीसरी चीज़ जो गणपति बाप्पा में मुझे और अच्छी लगती है वो है उनकी सूंड। सूंड हमें एक मैसेज देती है कि हमें लाइफ में हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, सूंड की तरह। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे को सर्वाइवल की सर्टेनिटी देती है। अगर आपने किसी से बातचीत करते हुए या आपने भी किसी को बताते हुए या सुनते हुए बताया होगा कि क्या हालत हुई है नोकिया जैसी कंपनियों की या और भी कोडैक जैसी कंपनियों की, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे को मैसेज देती हैं कि हमें फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। और वो मैसेज भी हमारे को गणपति बाप्पा ने ही दिया है। अब दोस्तों, मैं चौथी बात करूंगा। चौथी है उनकी टोन। ये बताती है हमें कि हमारे को ये सब चीज़ों के बाद में जो वेल्थ मिलती है, जो पैसा मिलता है या जो भी चीज़ें मिलती है, हमारे फोकस रहने के बाद हमें जो भी चीज़ें हमने सोची है वो अगर हमको मिलती है तो वो हमारे को एक आराम देती है, एक समाधान देती है। और वो गणपति बाप्पा के तोंद के आकार में हमारे को ये बताती है कि अगर हमने विद्या के साथ, पूरे फोकस के साथ, अगर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में अगर हमने कोई चीज़ को पाया है तो वो हमारे साथ में सदैव रहेगा और वो चीज़ें हमारे को हमेशा चलेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने गणपति बाप्पा के बारे में बात की। अब मैं अपने पुराने विषय के ऊपर में आता हूँ। जैसा कि आपको याद होगा कि मेरा जो तीसरा एपिसोड था उसमें हमने एनुअल एक्सपेंडिचर के बारे में बात किया था और एनुअल एक्सपेंडिचर को हमने किस प्रकार से प्लान करना है, किस प्रकार से प्लान करना चाहिए ताकि हमारे मंथली एक्सपेंसेस और एनुअल एक्सपेंसेस सारे कुछ एक साथ में एडजस्ट हो करके हमारी तनख्वाह में या जो हमारे को अतिरिक्त बोनस या इंसेंटिव वगैरह मिलता है उसमें पूरा अकोमोडेट होकर के हमारे को कुछ पैसा फिर भी और बच जाए ताकि हम इंश्योरेंस वगैरह के बारे में बात कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और, जैसा आज का जो हमारा एपिसोड है उस विषय के ऊपर में मैं बात करता हूँ अब, कि हमारा ये जो एपिसोड है मैंने पहले बताया था कि ये रहेगा इंश्योरेंस को लेकर के, और उसमें मैंने बात भी करी थी कि क्या आपको इस प्रकार की कोई बीमारी है कि आप भी कम कॉस्ट का इंश्योरेंस लेते हैं, और उस जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अगर ब्रॉडर वे में बात करूं, बड़े पैमाने पर बात करूं, तो इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं। इंश्योरेंस एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अगर हम पहली बात करें नॉन लाइफ इंश्योरेंस की, तो जैसे समझ लीजिए कि आपने इंश्योरेंस किया है अपने मोबाइल का या कार का या जो भी चीज़ें महंगी जो हम खरीदते हैं उसका अगर इंश्योरेंस किया तो ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो गया। दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस भी दो प्रकार का होता है।
मैं स्लाइड्स के द्वारा यहाँ पर बताऊंगा ये सारी चीज़ें कि इंश्योरेंस किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से हमारे को इसको लेना चाहिए, ताकि हमारे को लॉन्ग रन में किसी भी प्रकार के अपने टारगेट को पूरा करने के लिए तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से मैं आपको बताया कि लाइफ इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडोमेंट पॉलिसी और दूसरी होता है टर्म पॉलिसी। दोस्तों, इंडोमेंट पॉलिसी उन लोगों के लिए प्रोडक्ट है जो इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को एक ही पॉकेट से देखते हैं। कहने का मतलब कि मैं आज इतने पैसे भरूंगा और 20 साल बाद या 25 साल बाद में मुझे बड़ी रकम मिलेगी। दोस्तों, मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि जिस प्रकार से मैंने एक बड़ी एलआईसी लेने के हिसाब से 20 साल के लिए मैंने एक एलआईसी लिया था, और जब मैं उस पॉलिसी को शुरू किया था तो मैंने देखा था कि वो जो 20 साल बाद में मिलने वाली रकम है वो बहुत बड़ी है। लेकिन जब पूरा वक्त गुजरा, 20 साल गुजरे, तो मैंने देखा तो वो 20 साल के बाद में मिलने वाली रकम जो मेरे को 20 साल पहले लगती थी, उसके हिसाब से ये रकम 20 साल बाद में महंगाई के चलते, इन्फ्लेशन के चलते में इस प्रकार की हो गई थी कि उसमें कुछ पैसे डाल करके ही मेरे को 20 साल बाद जिस चीज़ के लिए मैंने उस पॉलिसी को लिया था, वो टारगेट को पूरा करने के लिए मेरे को अपनी सेविंग को डाइवर्ट करना पड़ा। कहने का मतलब कहीं हद तक ये समझ में आता है कि जो इंडोमेंट प्लान या जो इंडोमेंट पॉलिसी हम लेते हैं, वो इंडोमेंट पॉलिसी जब हमारे को मैच्योर होती है तो कुछ इतने पैसे मिलते हैं कि जिसमें हमारे को कुछ न कुछ अपने सेविंग से पैसा डाल करके ही हमारे को अपने टारगेट पूरे करके बनते हैं। और जहां तक अपन बात करते हैं टर्म प्लान की या टर्म पॉलिसी की, तो टर्म पॉलिसी में सबसे पहला तो यह है कि उसमें जो प्रीमियम होता है वो बिल्कुल नॉमिनल होता है। अगर आप टेबल में देखेंगे तो जिस चीज़ को लेने के लिए हमारे को 11-12 लाख रुपए लग रहे हैं, वही 1.5 लाख रुपए में हमारे वो या उससे बड़ी रकम हमारी और ज़्यादा पीरियड के लिए हमारी सम एश्योर हो गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टर्म प्लान में जो सबसे चीज़ जो जिसके लिए लोग नहीं उसको पसंद करते हैं वो ये है कि अगर उस पीरियड तक के, मान लीजिए 25 साल या 30 साल के पीरियड के लिए हमने पॉलिसी ली और 25 और 30 साल तक के अगर हमारे को कुछ नहीं हुआ तो हमारे को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ को समझिए कि हमने आखिर इंश्योरेंस क्यों लिया है। इंश्योरेंस का मतलब होता है अश्योरेंस। अश्योरेंस इस चीज़ का कि अगर हम या जिसने भी पॉलिसी ली है, अगर उस पीरियड के पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के जो उसके डिपेंडेंट है उसके ऊपर में आने वाली जो आर्थिक समस्या है, क्योंकि देखिए अगर बच्चे हैं तो पढ़ने लिखने का खर्चा आप रहे ना रहे होगा, आप शादियां होंगी, घर बनाना है, ये सारे खर्चे तो लगे ही रहेंगे, कोई रहे ना रहे दुनिया चलती ही रहेगी। तो ये जो खर्चे हैं इनको पूरा करने के लिए वो रकम जो हमने टर्म प्लान में ली है, वो रकम इस हमारे पूरे टारगेट को मिटिगेट करने के लिए या हमारे डिपेंडेंट को उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए मदद करेगी। और ये चीज़ें हमारे को टर्म प्लान के थ्रू मिलती है। वही रकम अगर हम इंडोमेंट प्लान से लेने के लिए जाएंगे तो हमारा इतना पैसा लग जाता है और उसके बाद में 20-25 साल में जो वो रकम मिलती है तो वो उस समय के हिसाब से, उस समय के बनिस्बत इतनी छोटी हो जाती है कि वहाँ पर जाकर के हमारे को हमारे सेविंग से ही पैसा निकालना पड़ता है। और देखिए, अगर आप उस पीरियड तक के अगर किसी को कुछ नहीं हुआ, भगवान करे ऐसा ही हो कि उस पीरियड तक के किसी को कुछ नहीं हुआ, तो डेफिनेटली 25 साल 30 साल वो नौकरी करेगा और नौकरी करके वो पैसा बनाएगा और पैसा बनाने के बाद पैसा बचाएगा और पैसा बचाने के साथ में अपने परिवार के साथ में ये सारी खुशियाँ जो चीज़ें आपके रहने न रहने पर भी होने वाली उसमें खुशी से पार्टिसिपेट हो पाएगा। मैं इसीलिए ये कहता हूँ कि एलआईसी जो है वो सिर्फ ज़िंदगी के बाद ही होनी चाहिए। और अगर आपने दूसरे जो स्मॉल टिकट टूल है उसमें अगर बची हुई रकम, आपने देखा होगा टेबल में कि कहीं 12 लाख लग रहे हैं और कहीं 1.5 लाख लग रहा है, तो ये जो 10 से ज़्यादा लाख रुपए जो आपके पास बच रहे हैं वो पैसे को अगर आप किसी स्मॉल टिकट टूल में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 20-25 साल के पीरियड के बाद में वो रकम इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो आपको ज़िंदगी के साथ भी काम देगी और ज़िंदगी के बाद भी। जैसे पुराने ज़माने में लोग देते थे अपने बच्चों को, अपने अगली पीढ़ी को खेत देते थे, ज़मीन देते थे, तो आप इस प्रकार की बड़ी रकम उनको अपने रिटायरमेंट के बाद या आपके ना होने पर अपने अगली पीढ़ी को दे पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे स्टेटमेंट या टेबल से आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सी एलआईसी पॉलिसी लेने से ज़्यादा बेहतरी है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो अगला एपिसोड आएगा वो अगला एपिसोड डेडिकेटेड है सिर्फ वुमेन्स के ऊपर, लेडीज स्पेशल अगला एपिसोड आएगा। उसमें हम महिलाओं के फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करेंगे, जो कि
बहुत ज़रूरी है महिलाओं का भी फाइनेंशियल लिटरेट होना, और उस चीज़ की अहमियत को मैं समझता हूँ, और मैं इसीलिए खासकर महिलाओं से बात करना चाहता हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल के द्वारा। अगले एपिसोड का आप इंतज़ार कीजिए, वो ज़रूर आएगा, और वो अगले बुधवार को आएगा, उसके इंतज़ार कीजिए। फिलहाल मैं आज का यहाँ पे अपना विषय समाप्त करता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।